नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। केंद्र की मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर हम सरकार के 2 साल के कामकाज और चुनौतियों को लेकर के सरकार के मंत्रियों से खास बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आज हमारे साथ हैं। प्रकाश जी लंबे अरसे से बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से भी जुड़े रहे, बाद में बीजेपी के जरिए सीधे सक्रिय राजनीति की उन्होंने राह पकड़ी। 2014 में मोदी सरकार बनने के कुछ दिनों के लिए प्रकाश जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे और इस दौरान उन्होंने मीडिया की आजादी का खुलकर पक्ष लिया था। आइए सीधे बात करते हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है मुझे इंडिया न्यूज से बात करने में। हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप इंडिया न्यूज पर हैं। प्रकाश जी, मोदी सरकार अब 2 साल पूरे करने जा रही। 26 तारीख को 2 साल आपके ऑफिशियली पूरे हो जाएंगे। कितने वादे आप ऐसे मानते हैं या बता सकते हैं जिनके बारे में आप दावा कर सकते हैं कि वो आपने पूरे किए, आपकी सरकार ने पूरे किए? हमारी सरकार ने सबसे बड़ी, हर एक जो कांग्रेस का घोटाला था उसको हमने एक सफलता में परिवर्तित किया कि एक पारदर्शिता लाकर। तो पारदर्शिता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोयले का घोटाला हुआ था, अब कोयले की नीलामी हो रही है, पारदर्शिता है। तो स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, स्पेक्ट्रम अब नीलामी से बेचा जा रहा है और उससे पारदर्शिता आई है। मेरे विभाग में पर्यावरण में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। हमने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की, पूरी पारदर्शिता लाई। सारे डिटेल्स हर प्रोजेक्ट के हम वेबसाइट पर रख रहे हैं और एक पारदर्शी तरीके से अप्रूवल्स मिलते हैं लोगों को। तो ये पारदर्शिता, और 1 जनवरी 2017 से सारी दूसरे भी खदानें, कोई भी खनन करना होगा किसी भी मिनरल का, तो वो भी अब नीलामी से होगा। ये बहुत बड़ी पारदर्शिता हमने लाई है। सारी करप्शन की एक बड़ी जड़ ही हमने खत्म की है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ब्लैक मनी के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की, जो कानून भी बनाया और जितने भी जानकारी मिलती रही उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं और ये मसले अभी कोर्ट में जा रहे हैं जांच के बाद। तो ये बहुत जरूरी था। इससे एक नया माहौल पैदा होगा। ब्लैक का अभी का जो निर्माण हो रहा है, वो ब्लैक का जो निर्माण पहले हो रहा था वो अब कम होगा और धीरे धीरे खत्म होगा। उसी दिशा में आखिर हमें जाना है। तो ये एक बहुत है। दूसरी बड़ी सफलता है, आपने मुझे 3 सफलता पूछी, एक तीसरी सफलता है कि जनता का इतना सहभाग कि 20 महीने में 20 करोड़ लोग कतार लगाकर अकाउंट खोलेंगे। उसमें से 15 करोड़ लोग 12 रुपए भर के अपना बीमा कराएंगे। पहली दफा गरीब ने बीमा खरीदा है 12 रुपए देकर। ये एक बड़ी पहल है, गरीब की आकांक्षा को दर्शाती है। और शिक्षा में सुधार हुआ, कौशल हुनर में सुधार हुआ और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल तो निवेश से ही बढ़ता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, दलितों का एम्पावरमेंट और मुद्रा योजना के द्वारा 1 करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों को आज रोजगार मिला है। जो रोजगार मांगने जा रहे थे वो आज रोजगार देने वाले हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेशक ये बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन विपक्ष नहीं मानता कि आप जो योजनाएं गिनाते हैं वो आपकी उपलब्धियां हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि यूपीए सरकार की योजनाओं का ही नाम बदल करके आपने उन्हें लागू किया है। जैसे डीबीटी को जनधन बना दिया गया है, निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत बना दिया गया है। उस समय केवल घोषणा हुई थी, काम हमने किया। और कोल का घोटाला और कोल का ऑक्शन तो उन्होंने नहीं किया था। बाकी सारे ऑनलाइन प्रक्रिया उन्होंने नहीं शुरू की थी और सारे खदानों का नीलामी और बाकी स्पेक्ट्रम की नीलामी ये उन्होंने नहीं की थी, हम कर रहे। तो वो पारदर्शिता है, वो फर्क है, वो नहीं किया था। और स्वच्छ भारत का आज जिस तरह से प्रचार हुआ है, जनता की हृदय में जाकर बसा है और बच्चे ही अभी माँ बाप को बताते हैं कि गंदा मत करिए। तो ये जो बदलाव आया है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का परिचय है।
पारदर्शिता शब्द का आप कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप मोदी सरकार पर यही है, काले धन का आपने जिक्र किया, उसे लेकर के काले धन को लेकर के जो कहा गया था, जो वादा किया गया था, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे मोदी जी ने बोला था, लेकिन अब तक किसी के अकाउंट में नहीं आए। पिछले दिनों बाबा रामदेव से जब इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने भी मायूस होकर प्रकाश जी कहा कि काला धन आया ही नहीं, तो अब इस बारे में बात क्या करूं? नहीं, मैं बताऊंगा। ऐसा है, ये कोई जादू की छड़ी या स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हुई जो हेलीकॉप्टर घोटाले में दिख रहे हैं। सैकड़ों कंपनियों का जाल फैलाकर हजारों पद्धति से और सारे प्रकार के टैक्स हेवन में जिस तरह से पैसे का इधर का उधर 1-2 का 4 करने में लोग माहिर हो गए थे, उसको ढूंढ के, लेकिन जो भी जानकारी आ रही, पनामा पेपर्स से जानकारी आई, तुरंत हर एक की जांच शुरू कर दी। जो भी जानकारी एचडीएफसी से, बाकी एचबी, बाकी बैंकों से जो आई, जर्मन से जो आई, उसका भी तुरंत संज्ञान लेकर गया। सभी देशों के साथ संधियां भी की। अब सभी देशों से जानकारी का फ्लो ज्यादा आने लगा। तो ये शुरुआत है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। देश का काला पैसा निर्माण करना, बंद करना, ये तो कानून हम बना ही रहे हैं कि यहां पहले अभी बंद हो, निर्माण होना, और जो बाहर रखा है उसको भी वापस लाएंगे। जी, चलिए उम्मीद करते हैं। मोदी सरकार के 2 साल जैसा पूरे हो रहे हैं प्रकाश जी। 5 राज्यों में अभी अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। कल हमने इस पर एक एग्जिट पोल भी किया था और उसके नतीजे मेरे पास हैं। यहां इन नतीजों के हिसाब से, एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसके हिसाब से असम में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी राज्यों में आप अपनी अटेंडेंस लगा दें, यही काफी है। और इसके हिसाब से ये जो परिणाम है प्रकाश जी, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। इस परिणाम को आप किस तरीके से देखते हैं जो एग्जिट पोल के आए हैं, और इसका पूरे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, उधर अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और डीएमके बढ़त बना रहे हैं सर्वे के हिसाब से, वहां पर भी आपका कुछ नहीं है। अगर हम बात करें केरल की तो लेफ्ट जीते या यूडीएफ जीते, आपके लिए स्थिति बदलने वाली नहीं है। और अब तो कांग्रेस और लेफ्ट भी राष्ट्रीय परिदृश्य में गलबहियां कर रहे हैं। देखो, देश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और जिस सर्वे का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें सबकी एक राय है कि 2 राज्य कांग्रेस के पास थे इस 5 में से, दोनों से वो सत्ता से बेदखल हो रहे हैं और हम एक नया राज्य जीत रहे हैं। तो ये बड़ी पहल है। 5 राज्यों के चुनाव का ये मतितार्थ है एक। लेकिन फिर भी मैं एक कहना चाहता हूं, सुशासन ये हमारी प्रतिबद्धता है, जनता को दिया हुआ वादा है और उसी के लिए हम सरकार चला रहे हैं। तो सुशासन हम देंगे ही। राजनीति और चुनाव एक अलग गणित होता है। देखो, आज दिल्ली के 13 नगर निगम के 13 सीटों का चुनाव हुआ। वो वैसे नगर निगम का चुनाव है, लेकिन एक झलक है। वो झलक में क्या निकला कि जो पहले 2013 में जो हुआ था विधानसभा का चुनाव, उसमें बीजेपी को 34% मिले थे, कांग्रेस को 25% मिले थे और 29% आप पार्टी को मिले थे। एग्जैक्टली आज भी वही परिणाम आया है। यानी बीच में जब केजरीवाल सत्तासीन हुए तो केजरीवाल को जो एकदम बढ़त मिली, क्योंकि कांग्रेस एकदम खत्म हो गया, 25% वोट से वो 9% तक आ गए थे। आज ये दिख रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक इलेक्शन एक अलग गणित है। लेकिन प्रकाश जी, स्थिति आपके लिए भी नहीं बदली। विधानसभा में भी आप 3 थे, एमसीडी में भी दिल्ली में 3 रह गए। नहीं, 12 में से 3 है जी। आज के एमसीडी के चुनाव थे, वो तीनों में हम सत्ता में है। जी, चलिए, आप वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, कुछ सवाल मैं उसके मुतालिक भी पूछ लेता हूं। जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान असम गए थे तो वहां उन्होंने प्रकाश जी कहा था कि जिस तरीके से एक सींग वाले गैंडे के शिकार हो रहा है और उनके जो शिकार करने वाले हैं उन्हें कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है? बिल्कुल लिया और काम भी किया। गेंडे के लिए मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैंने वहां जाकर 2 दिन रहा, लोगों के साथ मिला। हमने तुरंत लगभग 25-30 करोड़ का सैंक्शन करके एक स्पेशल
प्रोटेक्शन फोर्स वही के लोकल नौजवानों का पक्का उनको हथियार बंद ट्रेनिंग देकर उनका निर्माण करने को आसाम, क्योंकि वो निर्माण करना आसाम सरकार का काम होता है, फॉरेस्ट वो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन हमने पैसे दिए, लेकिन 2 साल हुए आसाम सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। यही दर्शाता है कि उनका किसमें हित था। लेकिन फिर भी जो यंत्रणा है, उन्होंने एक काम किया कि हमारे फॉरेस्टर्स ने 20 पोचर्स को मार गिराया है पोचिंग करते हुए। तो ये भी एक जबरदस्त दंड देने की नीति हमने चालू की है और सबका मनोबल उस दिशा में बढ़ाया है। जी प्रकाश जी, प्रधानमंत्री खुद तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहते ही हैं और वो चाहते भी हैं कि उनके मंत्री और सांसद भी अपनी उपस्थिति जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ाएं, वो एक्टिवेट हों। आपने तो खैर पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना रखी है। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को इससे कोई फायदा हुआ है क्या? कितना असरदार ये रहा है आपके लिए? नहीं, 2 बातें हैं। हमारे यहाँ मंत्री का एक वेबसाइट होना और बाकी सोशल मीडिया में हम एक्टिव है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि अच्छा काम भी करना चाहिए और काम अच्छा किया तो बताना भी चाहिए, लोगों को विश्वास भी दिलाना चाहिए कि भाई अच्छा काम हो रहा है। देखो, नकारा केवल न्यूज नहीं होती। मैं भी एक पत्रकार ही मानता हूं स्वयं को, तो अच्छी भी न्यूज है और अनेक मैगजीन्स और अनेक डेलीज अभी पहले पेज पर 2 कम से कम पॉजिटिव न्यूज दिखा रहे हैं। ये भी जरूरी है समाज के संतुलन को, क्योंकि अच्छी चीजें भी हो रही है, बुरी हो रही है वो तो बताना ही चाहिए, लेकिन अच्छी हो रही वो भी बताना चाहिए। और जो मंत्रालय की वेबसाइट है वो मुख्यतः आज केवल जो जिनका काम होता है और पर्यावरण में रुचि रखते हैं वो वहां जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विजिट्स हमारे मंत्रालय के विजिट्स को होते हैं। लेकिन उसका भी रूप हम 1 महीने में बिल्कुल अच्छा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनता आएगी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन पर्यावरण की रक्षा में होगा, ये हम करेंगे। पर्यावरण की रक्षा की आप बात कर रहे हैं, आपके मंत्रालय ने उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया था, इससे पर्यावरण को कुछ लाभ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमने प्रदूषण के मानक 20 इंडस्ट्रीज के और कठिन किए हैं, उनको अपवर्ड रिवाइज किया, उनके स्ट्रिंजेंट किए। तो इसका मतलब है कि उन इंडस्ट्रियों से अब उतना पोल्यूशन नहीं होगा जितने पहले अलाउड था, अब कम अलाउड है। और उसका मॉनिटरिंग भी हम बेहतर कर रहे हैं, यानी थर्मल पावर हो, सीमेंट हो, टेक्सटाइल हो, पेपर एंड पल्प हो, बाकी सभी इंडस्ट्रीज के हमने मानक ही बदल दिए, ऊंचे किए हैं और इंडस्ट्री ने भी स्वागत किया है और स्वीकार किया है। अब उनको जो परिवर्तन के लिए जितना समय देना आवश्यक है वो हमने दिया है। लेकिन अब हर प्रदूषण के पल पल की खबर हमें मोबाइल पर भी मिलती है, क्योंकि सभी कल कारखाने जो प्रदूषण करने वाले थे उन पर हमने 24 घंटे निगरानी करने वाले यंत्र उनके चिमनी पर और उनका जहां से एफ्लुएंट निकलता है गंदा पानी, वहां भी हमने लगाए हैं। जी प्रकाश जी, पर्यावरण को नुकसान अवैध खनन से भी बहुत होता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके मंत्रालय ने अवैध खनन को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि ये एक पूरी राष्ट्रीय समस्या है, देशव्यापी समस्या है, जहां अवैध खनन के माफिया सक्रिय हैं और वो बेइंतहा लोगों की जानें भी ले रहे हैं। हमने देखा प्रशासनिक अधिकारियों तक को उन्होंने मारा है जान से। आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है? वही किया है और उसकी एडवर्टीजमेंट भी दी अभी इस बार कि सैंड माइनिंग, वालू माफिया जगह जगह तैयार हुए, नदियां सूख रही है, क्योंकि हमने फिर अब नई जो नीति लाई है जिसे सतत विकास के दृष्टि से वालू का खनन कैसे हो, ये वो नीति है। उसमें सेटल तैयार हुए, नदियां सूख रही है, क्योंकि हमने फिर अब नई जो नीति लाई है जिसे सतत विकास के दृष्टि से वालू का खनन कैसे हो, ये वो नीति है। उसमें सैटेलाइट से हम देखेंगे नदी को कि नदी में कितना और कहां वालू जमा हुई है, क्योंकि बारिश के साथ वालू आती है जी। तो वो वालू जितनी आएगी उतनी और वही खनन करने के लिए परमिशन मिलेगी, ये पहला बदलाव। और दूसरा, 1000 ब्रास का परमिट मिला और 10,000 ब्रास ले गए, ये जो होता था ये अब बंद हो जाएगा,
क्योंकि हर ट्रक को कंप्लीट सिक्योरिटी प्रूफ रिसीट है, वो बार बार यूज नहीं कर सकते, सिंगल यूज है, और उसका ट्रैकिंग होगा टेक्नोलॉजिकली, और इसके बारे में कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। आने वाले एक वर्ष में आपको इस क्षेत्र में बहुत बदलाव दिखेगा। और मैंने पहली दफा सरकारी इश्तेहार में ये बताया है, लोगों को आह्वान किया है कि आपको अगर आपके परिसर में कहीं भी अवैध बालू का खनन चलता दिख रहा है तो हमें फोटो लेकर या आप जानकारी हमें वहां की भेजिए, क्योंकि उस जानकारी के सहारे हम अवैध खनन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जी प्रकाश जी, एक आंकड़ा मेरे पास है कि भारत की गिनती दुनिया के टॉप 10 देशों में होती है जहां भरपूर जंगल हैं। हमारा देश जंगलों से भरपूर है। फॉरेस्ट कवर 1990 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। फिर क्या वजह है प्रकाश जी कि जंगल के साथ साथ प्रदूषण का जंजाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है? जब इतने जंगल हैं तो फिर इतना प्रदूषण क्यों? नहीं, दोनों अलग चीज है। देखो, औद्योगिक प्रदूषण या वेस्ट मैनेजमेंट न होने के कारण होने वाला प्रदूषण, बायोमास बर्निंग से होने वाला प्रदूषण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, धूल से होने वाला प्रदूषण, इसका जंगल से कोई संबंध नहीं है। ये तो गैर जंगल क्षेत्रों में जो हो रहा है उसके कारण है। उस पर भी मोदी सरकार ने सभी उपाय किए। पहला, वाहनों का प्रदूषण कम कैसे होगा? जब पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। वो पहले तय किया था कांग्रेस सरकार ने कि 24 में होगी। हमने ये कहा कि 4 साल पहले होगी, 2020 में ही होगी, और उसके लिए 60,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। पेट्रोल डीजल की क्वालिटी सुधरेगी और पेट्रोल डीजल फिर ये निश्चित रूप से अच्छे मानक पर आएगा, उससे ये प्रतिमा बढ़ेगी। जी, तो ये एक काम हो रहा है। जी प्रकाश जी, आप वाहन भी वैसे ही होंगे जी। तो प्रदूषण देश भर का वाहनों का 90% कम होगा। हमने दूसरा काम किया, औद्योगिक प्रदूषण के मानक ही बदल दिए, ऊंचे किए, तो वहां प्रदूषण कम होगा। उसका मॉनिटरिंग भी बेहतर किया। अभी जो कंप्लायंस नहीं करते थे उनको बहुत छोटी पेनल्टी होती थी, अब ये पेनल्टी बढ़ेगी। अच्छा करो तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर बुरा करो तो बुरा भुगतोगे। ये भी इसका पोल्यूटर पे ये प्रिंसिपल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था को आमूल चूर परिवर्तन किया है। और धूल के संकट से निजात पाने के लिए कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल्स पहली दफा हमने तैयार किए हैं। जी प्रकाश जी, वाहनों से प्रदूषण की आपने बात की, आपने कहा अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अभी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन स्कीम लागू की और आपने उसे फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने कहा था कि बीजेपी ने ही उनका ऑड इवन फॉर्मूला फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मिनट जी, मैं किसी सरकार के, दिल्ली के प्रदूषण केवल दिल्ली सीमा पे नहीं होता है। हमने 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी 5 मंत्रियों की और उनके सभी अधिकारियों के 3 साल का प्लान बना के, क्योंकि चारों प्रकार का प्रदूषण है, चारों को मात देना है, और इसलिए हर एजेंसी ने काम करना है, हर राज्य ने काम करना है। उसका एक नक्शा बनाया, 5 बार बैठकें की, हर 3 महीने के बाद बैठक कर रहे हैं। तो यह हमारा प्रयास है पॉजिटिव। हम ऐसी प्रदूषण पे राजनीति नहीं करते, लेकिन जो मोदी सरकार ने 60,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से जो पेट्रोल और डीजल क्वालिटी के सुधार का निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। उससे देश भर का वाहनों का प्रदूषण 90% सदा के लिए कम होगा। जी, मैं छोटे छोटे उपायों की चर्चा नहीं करता। ठीक है, आखिरी 2 सवाल प्रकाश जी। इस तरीके से आरोप आप पर यह भी लगा रहा है विपक्ष के समझौता ब्लास्ट का मामला हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट का मामला हो, आपकी सरकार जो है वो संघ और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को उसमें बचा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारा कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहा। आपने कांग्रेस के जमाने में सीबीआई की रिपोर्ट लॉ मंत्री बदलते थे, ये आपने देखा है। चिदम्बरम और बाकी लोगों ने राजनीति कहते हैं तो एक भगवा आतंकवाद का नारा नया तैयार किया और उसको सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे जो सबूत नहीं थे वो भी सबूत के तौर पे पेश किए, जो कोर्ट में भी नहीं टिके, चार्जशीट भी नहीं हुआ। और आज एनआईए को जब आजादी है पिछले 2 साल से, तो उन्होंने सही तफ्तीश करके
जो उनके सामने आया सभी मुक्त नहीं हुए हैं। जिन पर आरोप है उनको आरोप लगे, लेकिन जिस कानून के तहत आरोप लगने चाहिए वही आरोप लगे हैं और ये सबके लिए है। हमारे शासन में पहले 9 आरोपी भी कोर्ट के द्वारा मुक्त हुए हैं। तो ये मजहब के आधार पर नहीं तय होता, गुनाह के आधार पर तय होता है। जी प्रकाश जी, जब महाराष्ट्र में बीजेपी आपकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तो संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आपका भी नाम चल रहा था। क्या मालूम है दिल्ली में आपका मन लग गया या होम सिकनेस होती है अभी? आखिरी सवाल। नहीं, ये आप ऐसे सभी खबरें हम पढ़ते हैं और बहुत मनोरंजन हमारा होता है, क्योंकि आखिर लोग तो खबरें बनाएंगे। सही ये है कि हमारे यहाँ निर्णय पार्टी में और सरकार में जिस तरह से होता है पारदर्शी प्रक्रिया से होता है, और जो उचित निर्णय है वो प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ऐसे बारे में करते हैं और वही हुआ है। चलिए प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। आपने हमसे बातचीत की, मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आपने जो हमें जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ थे। इसी के साथ इस पेश